डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। खैबर पख्तूनख्वा में नई सियासी बिसात बिछ चुकी है। सुहेल आफरीदी वजीर आला मुंतखब हो गए हैं और यूं सूबे में एक नया दौर शुरू हो रहा है। तवक्कुआत का एक नया बाब खुल गया है। तहरीक इंसाफ को सुहेल आफरीदी से वो उम्मीदें वाबस्ता हैं जो अली अमीन गंडापुर से पूरी नहीं हो सकी। सूबे की नई क़यादत ने खुद को एहतजाजी सियासत का अलमबरदार करार दिया है। बानी की दी गई हिदायत के बाद ये तासुर उभर रहा है कि केपी एक बार फिर एहतजाज, रैलियों और सड़कों की सियासत की तरफ बढ़ रहा है। जैसा माहौल शायद एक सूबा बंद करो एक बार फिर वापस आने वाला है। दूसरी तरफ बानी की जानिब से अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हल के लिए पैरोल पर रिहाई की ख्वाहिश सामने आई है। इससे ये सवाल जन्म लेता है कि रिहाई हमेशा अदालतों से होनी चाहिए या किसी सियासी मुफाहमत के तहत। 2-2.5 साल की कैद के बाद ऐसी किसी डील से तहरीक के बयानिए पर क्या असर पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। तो फाइनली सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए। ऑपोजिशन ने तो कोशिश तो खैर काफ़ी की, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी उनके किरदार को आप कैसे देखते हैं और स्पेसिफ़िकली इस बात की तारीफ़ करेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कुंडी साहब को कहा कि जाओ जाके हल्फ ले लो, जेट भी दे दिया और आपका जो आइनी अमल था उसको मुकम्मल करने के लिए उन्होंने पुश भी कर दिया कुंडी साहब को। देखिए, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल मैं किसी भी हवाले से बिलावल भुट्टो साहब की इस बात के ऊपर उनको वाह नहीं करूंगा या उनका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि इतना डिले करना कि पूरी दुनिया चीख उठी कि गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या बिलावल भुट्टो साहब को नजर नहीं आ रहा था कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, केपी के अंदर क्या हो रहा है? नंबर एक। नंबर दो, आजम नजीर तारड़ का जाके मिलना, फजलुर रहमान साहब के, उनकी पार्टी को, एमल वली के साथ गवर्नर का बैठना, इन सब की जो मीटिंग्स होती रही इस्लामाबाद में, सब हमारे इल्म में है। कोई इतना नेक पाक साफ ना बने। इन लोगों ने हमारे खिलाफ अपने कैंडिडेट भी पुट किए, इन लोगों ने हमारे खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर चीजें चैलेंज भी की। ये तो अल्लाह ताला की जात थी कि मैंडेट यहाँ पे इमरान खान के नाम पे मिला है, इमरान खान के लोगों को मिला है। इनका कुछ नहीं बन सका, इन्होंने पूरा जोर लगाया जितना ये लगा सकते थे। एंड अल्टीमेटली ये हुआ कि ये अपना समूह लेके जो है ये वापस इस्लामाबाद जो है वो पहुंच गए और ये पेशावर में कोई टर्माइल या कोई इस किस्म की एडवेंचर न कर सके। सो इसमें कोई तारीफ के काबिल नहीं है। हाँ, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 3 दिन पहले ये बात करते तो मैं समझता कि ये जमहूरी रिवायात और इक़्तिदार को जो है आप होल्ड कर रहे हैं। फैसला आने से 10-15 मिनट पहले, जब आपको वैसे ही घंटा पहले समझ लग जाती है कि जज क्या करने लगा है सुनवाई के, फैसला आने से 10-15 मिनट पहले जी आपको तो केपी में होना चाहिए। उससे पहले क्या था? पहले आपको नहीं पता था? आप अपनी पार्टी के सरबराह है कि केपी में क्या हो रहा है, आपको कोई खबर नहीं दे रहा था, आप नहीं देख रहे थे। So I don't think anybody deserve wawa on that. शेख साहब, यकायक मौलाना साहब को जो क्या हो गया, जो अदालत पहुंच गए, आप लोगों को हैरानगी हुई या फिर आप लोगों को आइडिया था कि वो ऐसे करेंगे? बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई। हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वो नहीं जा सकते एक हद से आगे, एक लाइन वो नहीं क्रॉस कर सकते, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो ऑपोजिशन में हो। मौलाना साहब की डिफाइंड लाइंस है, वो उनको नहीं क्रॉस कर सकते। 26वीं तरमीम पे हम सब उनके पास बार बार गए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लोग चल के उनके पास जाते रहे। मुझे उस वक्त भी इख्तलाफ था, मगर क्योंकि पार्टी पॉलिसी थी सो आई वेंट अलॉन्ग, क्योंकि खान साहब का हुक्म था तो उसके ऊपर तो हम नहीं कोई बात कर सकते। मगर फिर भी उन्होंने वहां पे वोट किया। खान साहब ने कहा कि आखिरी वक्त तक आप उनका इंतजार करें, कि जो है हम एक अपोजिशन को आवाज करना चाहते हैं, एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमने 26वीं तरमीम में ये हुकूमत के साथ किया। हमने उसके बाद भी खान के हुक्म पे कोशिशें की, मगर अल्टीमेटली इन्होंने कहा मैं शूरा से पूछूंगा। शूरा से मशवरा हो गया, फिर उन्होंने कहा जी कि मैं कोई फॉर्मली किसी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकता। इशू टू इशू में बात करूंगा, आप लोगों को याद होगा। उधर से भी जवाब हो गया है, मतलब आप बैठे अपोजिशन में हैं, अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप इस निजाम के खिलाफ बात नहीं करना चाहते हैं। जब तक आपकी जात को चुटकी कोई ना काटे तब तक आपके मुंह से आवाज कोई नहीं निकलती है। किसी के साथ जो मर्जी हो जाए आप उस पर बात नहीं करते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि इसका हमें कोई हैरानगी नहीं है। मुझे तो बस अपने उन दोस्तों के ऊपर हैरानगी है जो अब बार बार जो है वो उनके पास पहुंच जाते हैं, बार बार पहुंच जाते हैं। मेरे ख्याल में अब सब के लिए, पंजाबी में कहते हैं चानन हो गया जे, हुण बंदे बन जाओ सारे, हर कोई एक्सपोज हो गया है। तो सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला तो बन गए, ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी जो गंडापुर साहब पूरी नहीं कर पाए और आप लोगों को इनसे है? कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इमरान खान साहब कप्तान हैं, वो जब जिसको मर्जी किसी भी फील्डिंग में कहीं भी खड़ा कर दें, किसी को ओपनर ले आए, किसी को फील्डर खड़ा कर दें, बैट्समैन को कहेंगे बस ठीक है अब तुम
फील्डिंग पे चले जाओ, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो होता है, ये उनका इस्तेकाक है। वो भी खान का सिपाही था, ये भी खान का सिपाही है, वो भी खान का एमपीए था, ये भी खान का एमपीए है। इनफैक्ट जब वो जो एक करप्शन के ऊपर उसको शकील को हटाया गया था इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट के बाद, अगर आपको याद होगा, तो उसके बाद अली अमीन खान ही इनको लेके आए थे एज एन एडवाइजर, फिर अली अमीन खान ने ही इनको बनाया था मिनिस्टर। तो मैं ये समझता हूँ कि दे आर ऑल वन टीम एंड वन टीम ऑफ इमरान खान। Nobody तो else matters between these young leaders and Imran Khan. That's it. और Thinking दो that नामों का this जिक्र is आप wrong. भी करते हैं कि वो भी काबीना का हिस्सा होंगे, वो कौन से नाम है? वो नाम मैं नहीं बता सकता जी, वो चीफ मिनिस्टर का इस्तेकाक है, वो बताएंगे, उनको बताया गया, वो बता देंगे। बहरहाल अब वो नामों वाली बात छोड़ दें कि इमरान खान साहब ने सारे का सारा इख्तियार सुहेल अफरीदी साहब को दे दिया कि वो सारी कैबिनेट खुद बनाएंगे और वो लिस्ट ला के खान साहब से डिस्कस करेंगे। These are the latest instructions by इमरान खान साहब। तो बानी ने जो उन्हें डायरेक्शन दी और वो खुद भी कहते हैं कि मैं मज़ाहमती सियासत का चैंपियन हूँ, तो सर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि दोबारा से हम ये देखेंगे कि सूबे में वही सूबा बंद करो, सड़क बंद करो, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होना, ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट करें कि अब दोबारा से पीटीआई जाएगी इस मोड में? आईनी हक है पुरअमन एहतजाज का, और आपको आईनी पुरअमन एहतजाज की डेफिनेशन में जो चीज आप समझती हैं वो सब आप एक्सपेक्ट करें। और सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करती। आफरीदी साहब ने भी कहा वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो आपको नहीं लगता दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी सख्त इसके ऊपर लाइन इख्तियार की हुई है, और अगर आप लोग इससे टकराए तो आपके मामलात कुछ ज़्यादा मज़ीद ख़राब होंगे और इसका नुकसान अल्टीमेटली बानी को होगा? पहली बात तो ये है जी कि नुकसान और फायदा तो मेरे अल्लाह ताला की जात है, उसके हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, आज है कल नहीं है, ठीक है। हमें तो अगले अगले सेकंड का नहीं पता, मैं सांस आना, तो ये नुकसान फायदा मेरे अल्लाह के हाथ में है। एंटी टेररिज्म की आप बात करें, हम दहशत गर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दहशतगर्दी फैलाने वालों के खिलाफ हैं। जो मेरे मुल्क की फौज और मेरे मुल्क के बच्चों को मारेगा वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो पॉलिसी का जो है ना इख्तलाफ, वो पॉलिसी के ऊपर है कि भाई हम चाहते हैं अप्रोच और होनी चाहिए। ऑपरेशन अलोन कैन नॉट ब्रिंग पीस फॉर अ लॉन्गर टाइम। इंसर्जेंसी बढ़ सकती है, ये इमरान खान साहब का व्यू है। वो समझते हैं कि ऑपरेशंस काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, उसके अलावा आपको पीस को एक चांस देना चाहिए। इसके ऊपर इख्तलाफ है, और वो डेमोक्रेसी के अंदर तहजीब याफ्ता मुल्कों में होता है। वो आपकी अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकता है। आप उन्हें कह सकते हैं जी कि हमें आपसे ये इख्तलाफ है, ये हम ऑन ग्राउंड नुमाइंदे हैं, ये हमारी इनपुट है, आप इस इनपुट के तहत चीज़ों को शेप अप करें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, किसी को भी इसमें बुरा नहीं बनाना चाहिए। बाकी जो मेरे बच्चों को, मेरे फौजियों को मारेगा, मेरा दुश्मन है, वो है, था, रहेगा। इसमें क्या, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। खान ने कहा नहीं, कल दोबारा बार बार कहा खान ने कि ये फौज भी मेरी है। तो आपका क्या मतलब है जो मेरी फौज को या मेरे फौजियों या मेरे सिपाहियों को मार रहा होगा वो मेरा दोस्त है? कभी भी नहीं, खान ये कभी नहीं कहता। ये लोग अपने तरीके से मतलब है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ये कहते हैं भाई अगर किधर लड़ाई तो पहले को पीस में चांस दे छड़ो को मौका वेखो, नहीं कोई बंदा तो वेखी जाएगी। पाक फौज जो हमारा सिपाही है वो दुनिया का दलेर तरीन सिपाही है। लेकिन शेख साहब, राना सनाउल्लाह का मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो वहीं फरमा रहे थे कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला कर सकें ऑपरेशन होता है या नहीं होता, क्योंकि ये फैसला विफाक की सतह पर होता है। वो चाहेंगे तो होगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप कानूनी उसमें देखें तो कि ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये बातें ऐसे ही हैं, ऐसे ही कानून में लिखा होगा। वो राणा साहब ने कहा कि तुसी वकील हो तो साढ़े को भी पाकिस्तान के बड़े बड़े वकील हैं, कानून सानू भी समझ आता है, मगर थोड़ी सी आपको सियासत और ग्राउंड रियलिटी पे मैं समझा दूंगा। तो आपका क्या ख्याल है कि केपी की 4.5 करोड़ की आवाम के नुमाइंदे क्या स्टेक होल्डर्स नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल सैनिटी का तकाजा नहीं है कि उनकी इनपुट ली जाए? आप सबसे मेजर स्टेक होल्डर्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं बीच में से? सब्जेक्ट चाहे बेशक फेडरल हो। राणा साहब ने कहा ना फैसला बाद तो घर छड्डना ते आण इत्थे औरंगजेब या मोहम्मद विच या इत्थे आके अपना घर बनाण ते उतों जदों गोले वरसणगे ते फिर सानू दस्सण भी केड़ा स्टेक होल्डर है ते केड़ा स्टेक होल्डर नहीं है। मुझे कहे आए वादी तीरा में आपको घर लेके देते हैं, आए वहां पे बैठे, वहाँ अमन हो, इसलिए तो वो चाहते हैं कि ये हो सकता है उनकी ये पॉलिसी हो। उनकी पॉलिसी है ना। देखे ना, वो जो लोग नहीं भी फायरिंग, देखे वो कहते हैं हम इसलिए करेंगे हमारे बंदे मारे हैं। अच्छा शेख साहब, इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे तो बहुत खबरें चलती हैं, तो ये जो खबर चल रही है कि बानी ने कहा है
कि अफगानिस्तान के साथ मामलात हल के लिए उनकी पेरोल पर रिहाई हो ताकि वो बाहर आके ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर सके? वाकई उन्होंने ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है? और देखें, ये लोग उसका मुझे नहीं समझ आ रही कल से क्या तमाशा बनाई बैठे हैं मीडिया के अंदर एंड उसके ऊपर। आउट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा अभी ठीक है, निकम्मी नलायक हुकूमत है, संताली नहीं जो अफगानिस्तान में कोई आपकी बात मानता। हमारी केपी में हुकूमत है, 4.5 करोड़ की हम नुमाइंदा हुकूमत है हमारी। यहाँ पे हमारे लोगों की रिश्तेदारी है अफगानिस्तान में, हमारे लोगों के ट्राइब्स आधे इधर हैं आधे उधर हैं, फेमिलियल टाइज हैं, कारोबार है, सदियों की जनरेशन का रास्ता है। अगर ये लोग जो है वहां पे कोई हेल्प कर सकते हैं और इमरान खान साहब को वो अपना लीडर मानते हैं, तो अगर वो पैरोल पे वो कहते हैं कि अगर मुझे वो हो तो मैं कोई किरदार अदा कर सकता हूं, तो वो एक नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूं। उन्होंने अपनी जात वास्ते कभी किया है कि मुझे बाहर निकाल दो? कितने अरसे से अंदर है? कभी उन्होंने कहा मुझे पैरोल पे निकालो? किस लिए कहा है? फॉर नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सर, तो अगर ये नेशनल इंटरेस्ट के तहत ही वो कह रहे हैं, अगर वाकई उनकी नीयत ऐसी है, लेकिन रिहाई तो अदालतों से होनी है, और अगर इस तरह की पेरोल साहब की नीयत पे सर, लेकिन इस तरह पेरोल पर अगर वो बाहर आएंगे तो आपको नहीं लगता कि डील का तासुर जाएगा और आपकी तहरीक मुतासर होगी? अच्छा, मतलब है कि हम जो है एक फौरन दरअंदाजी या एक फौरन ताकत की तरफ से जो लड़ाई है उसको रोकने की कोशिश करें, दहशत गर्दी को खत्म करने की कोशिश करें, तो वो डील का तासुर देता है। पैरोल का कहा है, ये तो नहीं कहा कि सारे केस माफ करके हमें बाहर निकाल दो, ये थोड़ी कहा है। हमें ये तो नहीं कहा कि कतर से जहाज मंगाओ, हमें उसमें बिठाओ, हमें उठा दिखा के मुल्क से बाहर चले जाएंगे, ये तो नहीं कहा। तो वाह जी वाह। शेख साहब, आपकी नज़र में सुहेल आफरीदी साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब क्या है? बानी की रिहाई या फिर उनके सूबे में जो दहशत गर्दी है उसे कम करना? दो चैलेंज है जी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सूबे के अंदर जो दहशत गर्दी है, देखे ना, दहशत गर्दी हो तो सूबा तो फंक्शन ही नहीं कर सकता ना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर इमरान खान की पार्टी का केपी का चीफ मिनिस्टर खान को निकलवा ना सके तो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, तो फिर ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पार्टी को तवक्को है कि वो खान साहब को निकलवाएंगे और खान साहब को तवक्को है कि वो केपी में अमन कराएंगे, तो दोनों ही बड़े चैलेंजेस हैं। और वो मेरा भाई इंशाल्लाह, अल्लाह उसको हिम्मत दे, वो इन पे पूरा उतरेगा इंशाल्लाह। पिछले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने भी पूरी हिम्मत की, और ये भी इमरान खान का सिपाही है, ये भी अपनी पूरी हिम्मत करेगा। उनकी हिम्मत अप्रिशिएट मेरा ख्याल है नहीं हो पाई ना, वो गोल्स अचीव नहीं हुए, तो इसीलिए तो आप लोगों ने हटवा दिया। देखिए, बहुत से अच्छे काम होते हैं जो मोमेंटरीली वो अप्रिशिएट नहीं होते, बट दुनिया बाद में याद भी करती है और उसको अप्रिशिएट भी करती है। सो लेट इट बी वन ऑफ दोस। चले, बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। देखते हैं ये जो एहतजाजी मज़ाहमत है पीटीआई की दोबारा से हमें नजर आएगी सड़कों वाली, या फिर अभी इसमें वक्त है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। केपी में सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस सारे अमल में पीपल्स पार्टी का किरदार बज़ाहिर गैर वाज़ेह मगर असर अंगेज रहा। फैसल करीम कुंडी को बिलावल भुट्टो की जानिब से भरी महफिल में हल्फ उठाने की हिदायत ने सबको चौंका दिया। वही कुंडी साहब जो इससे पहले जोड़ तोड़ और सियासी गिनती के अमल में मसरूफ दिखाई दे रहे थे, उसने ये सवाल पैदा किया कि पीपल्स पार्टी वाकई पस मंजर में रहकर खेल खेल रही थी या सब बिलावल भुट्टो की बराह रास्त हिकमत अमली का हिस्सा था। उधर वफाकी सतह पर भी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पहले वजीर आजम की सदर से मुलाकात, फिर फील्ड मार्शल साहब की ऐवान सदर अहमद ने नए सियासी सवालात को जन्म दिया है। क्या इन मुलाकातों का ताल्लुक पंजाब हुकूमत के खदशात से है या मामला कुछ और है? इन्हीं तमाम पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर सियासतदान नबील गबूल। बहुत शुक्रिया गबूल साहब आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी की सियासत अभी कुछ समझ में नहीं आ पा रही, साफ छुप भी नहीं रहे, सामने आ भी नहीं रहे। जिस तरह कुंडी साहब का मामला ले लें, पहले लटकाई जा रहे थे हल्फ लेने के मामले को, और उसके बाद जो है वो ऐसे पहुंचे कि ज़ाती कैपेसिटी में तो ऑब्वियसली वो इतने बड़े फैसले नहीं कर सकते। बिलावल साहब के कहने पे एकदम चले भी गए। आजकल हम कुछ लोगों को हैरान और परेशान कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है। जहाँ तक कुंडी साहब की बात है, आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल ने ख़ुद कुंडी साहब को, गवर्नर को कहा कि आप जाएं और आप हल्फ लें। तो पार्टी देखें ना, आइन के मुताबिक चलती है। ज़ाहिर है कुछ लोगों ने ये कोशिश की, कुछ साथियों ने, कि ऐसा ना हो, लेकिन जब चेयरमैन बिलावल का ऑर्डर आ गया तो गवर्नर साहब उसी दिन चले गए, पहुँच गए। और जिस तरीके से वहाँ आपने हालात देख के, जो पीटीआई के वर्कर्स गवर्नर हाउस में घुसे हैं, बड़ी मुश्किल से जो है गवर्नर साहब बचे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके हवाले से उनको यहाँ तक गालियाँ तक दी गई, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया और फिर भी हल्फ उठाया इसका, जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो आइन के मुताबिक चले हैं। अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं,
अब चीफ मिनिस्टर के पास क्या अथॉरिटी है क्या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और मौलाना साहब भी खासे गुस्से में थे इस मामले को लेकर, हुकूमत को एक बार फिर जाली करार दे रहे थे और बज़ाहिर ऐसे लग रहा था जिस तरह इत्तेहादी जमातों ने उनके साथ फिर हाथ कर दिया, वजारत आला का ख्वाब दिखाकर आप लोगों ने उनके नीचे से ही सीढ़ी खींच ली। नहीं जी, आप देखें कि 90 के करीब जब उनको वोट मिला चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट को, तो उसमें फिर अब क्या कर सकते थे। मौलाना साहब शो करते अपनी मेजॉरिटी वहाँ पर, दूसरी पार्टियां शो करते, लेकिन कोई शो करने में कामयाब नहीं हुआ। 90 मेंबरों ने जो उसके हक में, अफरीदी के हक में वोट दिया, उसके बाद तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। अब वो मकसद मौलाना साहब किस बात पे नाराज़ है वो मुझे समझ नहीं आता। तो वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा जब ये कहते हैं, हुज़ैफ़ा रहमान साहब के इत्तेहादी जमातों पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगर 20-21 बंदों पर वर्किंग नहीं हुई थी तो हमें केपी से गलत तासुर नहीं देना चाहिए था, और इसी तासुर की बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि वो दावा ये कर रहे थे कि वज़ीर आला हम अपना ला सकते हैं। तो वाकई ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने उन्हें गलत तासुर दिया, और स्पेसिफिकली कुंडी साहब ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तासुर तो ख़ुद इनको लेना चाहिए था। हुकूमत इनकी है, एजेंसियों की रिपोर्ट इनके पास है, इनके पास सारे फिगर्स आ गए थे। जो ये चाह रहे थे, कोशिश करना चाह रहे थे, इसमें ये ख़ुद कामयाब नहीं हुए हैं। और फिर इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे देखें, हमारे वहाँ सिर्फ 10 मेंबर है। हमारे 10 मेंबर्स जो हैं वो उनके साथ बाकियों के साथ भी मिलाते तो इतने हमारे मेजॉरिटी नहीं बनती। तो जाहिर है डेमोक्रेसी है, अगर जिसकी मेजॉरिटी आप उनको आने दें, तो हमने मुदाखलत नहीं की है। मैं समझता हूँ इसमें तो हमारी तारीफ़ करनी चाहिए सबको कि गवर्नर हमारा, हम मुदाखलत कर सकते थे लेकिन हमने मुदाखलत नहीं की। फिर उन्होंने जो है कोर्ट से जाके ऑर्डर्स लेकर आ गए। तो ये सारी चीज़ें उनको देखना चाहिए मेरे ख्याल में कि ऐसी चीज़ों से बेहतर ये है कि हम जो है ना आगे वाले हालात जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा जो है इस वक्त आपको पता है कि एक टाइम बॉम्ब है। वहाँ पर जितने दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से घुस कर आते हैं, उसमें अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई किरदार नेगेटिव रहता है या दहशतगर्दों की सपोर्ट में जाता है, तो फिर उस वक्त आइन क्या कहती है और उस वक्त क्या हालात हो सकते हैं, ये उस वक्त देखा जाए। क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे लिए तो ना इनकी गवर्नमेंट है KPK की, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर की कोई अहमियत है। अगर वहाँ पे हालात वो कंट्रोल नहीं कर सके, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और सपोर्ट में चले गए, तो फिर मेरे ख्याल में KPK की हुकूमत को रहना बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। सर, अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत के साथ हमारी कशीदगी काफ़ी बढ़ गई है, यहाँ तक कि बानी PTI ये चाहते हैं कि उन्हें पेरोल पर रिहा किया जाए, वो मसला आसानी से हल कर सकते हैं। आप उनकी इस पेशकश पर क्या कहेंगे कि वाकई अगर इतना बड़ा मसला और वो क्लेम कर रहे हैं तो कर देना चाहिए ये? मेरे ख्याल में ये तो सिर्फ सोशल मीडिया की खबर है कि वो पेरोल पे रहा होना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई बात है या नहीं है, उसने किसको मैसेज दिया है मुझे नहीं पता है, मैंने सोशल मीडिया में देखा है। खान साहब पेरोल पे रहा नहीं होना चाहते हैं, वो परमानेंट रहा होना चाहते हैं। तो बाकी वो निकल के क्या करते हैं, निकल के देखें, कुछ लोग, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनके साथ बातचीत नहीं हो सकती है। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं कि बातचीत को वो अपनी कामयाबी समझते हैं। उनके साथ जैसे आप बातचीत नहीं कर, आपको करना, मतलब मैं समझता नहीं करना चाहिए। आपको उनके साथ जो है एक ही रवैया इख्तियार करना चाहिए जो अभी हुकूमत पाकिस्तान और हमारी पाकिस्तान की अफवाज ने जो उनके साथ रवैया रखा हुआ है। उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती है, दहशतगर्दों के साथ बातचीत नहीं हो सकती। तो सर, तालिबान की हुकूमत के बाद कुछ अफराद को पाकिस्तान बसाने पर खासी बहस हो रही है, और वो आपने भी देखी होगी, एक दूसरे पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। नून लीग तो यकसर इनकारी है, और हालांकि हमने ये देखा कि 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो ऑब्वियसली PDM की भी हुकूमत थी। तब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में इस बात का फैसला भी हुआ, मुतफ़िका तौर पर आगे बढ़ाने की इजाज़त भी दी गई, आपकी जमात भी उसमें शामिल थी। तो फिर आपको क्या लगता है कि हालात बदलने पर सब झूठ कैसे हो गया? मैंने आपको कहा ना कि ये वो लोग हैं जिनके साथ बातचीत नहीं हो सकती, ये अपने बात पे खुद कायम नहीं रहते हैं। अफ़गान का फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया का दौरा करना, ये क्या कोई आप इसको मामूली बात समझते हैं? यानी दो दुश्मन ममालिक जाके हाथ मिला रहे हैं, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कहाँ से हमला करेंगे, आप कहाँ से हमला करें। जब ऐसी प्लानिंग हमारे सामने आई तो ज़ाहिर है जब उन्होंने आंखें दिखाई तो हमारे पाकिस्तान की अफवाज ने उनको सबक सिखाया
आपने देखा काबुल में जाके जहाँ दहशतगर्दों का ठिकाना था वहाँ तक हमला किया। अगर ये सब कुछ नहीं करते, देखें जो हमें कमज़ोर समझ रहे हैं उनको हमारी असल ताकत का, हमारी पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस की ताकत का इनको इल्म नहीं है, इनको पता नहीं है। इन्होंने कुछ महीने पहले देख लिया था जब भारत ने ये कोशिश की। और अफ़गानिस्तान तो आपको पता, मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए ये जितने ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हिस्ट्री को देख लें कि रशियन भाग गए, अमेरिकन भाग गए, तो भाई उस वक्त आपके साथ पाकिस्तान खड़ा था। अभी आपके साथ पाकिस्तान नहीं खड़ा है। आप पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं कर, आपके पास तो एक मिसाइल भी नहीं है, आप एक मिसाइल भी नहीं मार सकते हैं। आपकी आर्टिलरी देखें, आपकी आर्टिलरी खाली पड़ी हुई है, आपका आर्टिलरी का डिपो खाली पड़ा हुआ है, आपके पास एक फाइटर जेट नहीं है। अगर भारत आपको कहता है कि हम आपको जो है वेपन्स देंगे और आप हमला करें पाकिस्तान के ऊपर, तो हमें एक एक चीज़ की रिपोर्ट है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को एक एक चीज़ की रिपोर्ट होती है कि कौन किस वक्त क्या प्लान कर रहा है। तो बेहतर नहीं है कि सांप को सर उठाने से पहले कुचल दिया जाए। तो वही पॉलिसी हमारी है और होनी चाहिए। तो आप अभी ये भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की फिल्म कर देने वाली पॉलिसी और सियासत चल रही है, तो ये दो अहम मीटिंग्स ऊपर नीचे हुई हैं। पहले सदर की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, फिर फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात ऊपर नीचे हुई। कुछ खास मामलात चल रहे हैं? ये तो मुझे इल्म नहीं है। 18 अक्टूबर को जो है कल जो है मीटिंग है सेंट्रल कमेटी की, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद जो फैसला होगा वो बताएंगे। हम इस काबिल नहीं है कि आपको कुछ बताएं। तो सर इस बात में कितनी सदाकत है? ये जो खबरें कुछ दिनों पहले चल रही थी कि पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी हटा ली, बज़ाहिर तो उन्होंने तरदीद कर दी, लेकिन खबरें ये थी। बिल्कुल, वो तो आप देखें कि सोशल मीडिया में हमारे कारकुनान खुद जाके उन्होंने सिक्योरिटी संभाली। आपको एक भी पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा। आप अपने कैमरा को भेजें, आप खुद लाहौर में बेस्ड हैं, जाके देखें कि ये जिस तरह क्लेम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अभी तक नहीं दी है इन्होंने, और ना ज़रूरत है इनकी सिक्योरिटी की। तो हम समझते हैं कि हमारे कारकुनान इतने ज़्यादा हैं वहाँ पर कि वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। और आने वाले दिनों में अब जो है बिलावल साहब एंट्री मार रहे हैं पंजाब के अंदर। ये जो बलदियाती इलेक्शन का ऐलान हुआ है, बलदियाती इलेक्शन भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेगी, हर यूनियन कौंसिल में अपने नुमाइंदे खड़ा करेगी। और मैं समझता हूँ कि इस बलदियाती इलेक्शन में काफ़ी लोगों को ये पता चल जाएगा जो ये कहते हैं कि पंजाब से पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। मैं समझता हूँ रिवाइवल का टाइम आ गया है। पंजाब के लोगों के पास दो चेहरे हैं जिनको वो मतलब जिनकी तरफ है। एक वो देखते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को और एक चेयरमैन बिलावल साहब को, और उसमें ज़ाहिर फैसला दोनों में से एक को करना है। और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस पंजाब से मिल रहा है। काफ़ी बड़ा एक लिस्ट है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। बड़े इलेक्टेबल्स हैं पंजाब के जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर, को। लेकिन ये जो अभी लफ्जी गोलाबारी भी बड़े अरूज पर थी, जो लफ्जी गोलाबारी बड़े अरूज पर थी पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान, और सिंध से भी बयान गरम गरम आ रहे थे, यहाँ से भी जा रहे थे, आप लोगों ने एहतजाज भी इस पर रजिस्टर कराया। आपको नहीं लगता कि मजीद जब आप बल्दियाती इंतखाबात में इंसर्कल होंगे तो इस तरह के इख्तलाफात फिर उभरेंगे, या सब तय है? नहीं, देखिए इलेक्शन तो ज़ाहिर हम एक दूसरे के सामने लड़ेंगे ना। इलेक्शन में तो ये तो नहीं है कि हम इत्तेहाद कर रहे हैं, हम एक दूसरे के सामने लड़ेंगे। बाकी ये है कि हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, लेकिन हम कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है। हम सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। हमने उनको इलेक्ट करवाने में लीडर ऑफ द हाउस में हमने अपना वोट दिया, हम उनको उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि हम कोई भी नाइंसाफ़ियाँ हो उस पर खामोश बैठे, या अगर वो जो बातें करे, वो स्टेटमेंट दे, उस पर खामोश बैठे। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया हमने उनका जवाब दिया। बाद में बड़ों की मीटिंग हुई, इन्होंने कहा कि अभी आप सीज़ फायर करें, कोई किसी के ख़िलाफ़ बयान नहीं देगा, हम खामोश हो गए। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी लड़ेगी, चाहे वो मुस्लिम लीग सामने हो, चाहे कोई भी जमात सामने हो। और एक आखिरी सवाल सर, सुहेल आफरीदी को एज ए सीएम आपको लगता है वफाक की राह में कुछ रुकावट बन सकते हैं? ऑपरेशन की बात जिस तरह उन्होंने की, किसी सूरत नहीं होने देंगे, यहाँ पे दीगर मामलात किस तरह निपटेगी वफाक इससे? देखिए, अगर यही आफरीदी सीएम साहब का जो यही रवैया, जो बात उन्होंने की है रहा, तो मुझे नहीं लगता है फिर ये सूबाई हुकूमत चल सकती है। फिर तो ज़ाहिर है आइन में भी ये ताकत मौजूद है कि जब सूबाई हुकूमत एंटी स्टेट
मैं कहूँ या एंटी कंट्री आप कहूँ, क्योंकि देखिए इस वक्त दहशत गर्दों के खिलाफ मुकाबला, दहशत गर्द हमारे जवानों को मार रहे हैं। दहशत गर्दों को देखे, यहाँ पे पिछले दिनों हमारे कितने सिपाही शहीद हुए हैं, हमारे कर्नल लेवल, हमारे मेजर लेवल शहीद हुए हैं। कल प्रेसिडेंट जरदारी जो है इनके घर भी गए हैं। वो अपनी जानें किस लिए दे रहे हैं? वो जानें इसलिए दे रहे हैं कि ये बैठकर स्टेटमेंट दे के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे। आपको तो ये स्टेटमेंट देना चाहिए था सीएम को, केपी के, कि आपको इनके हमारे जवानों के घर जाना चाहिए था, इनके जवानों के घर जाके ताज़ियत करना चाहिए था। इन जवानों के लिए आप एक दो अल्फाज अच्छे बोलते हैं, जो हमारे लिए, हम रात को सोते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब, ये जो केपी की हाउस है उसमें इस्लामाबाद में आके 2 दिन से ठहरा हुआ है, मज़े से जो है एंजॉय कर रहा है वहाँ पर। और हमारे पाकिस्तान की अफवाज बॉर्डर में लड़ रही है, किसके लिए लड़ रही है? हमारे कौम के लिए लड़ रही है। हम सो रहे हैं और वो वहाँ पे जाने दे रही हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ कि अगर सीएम ने यही रवैया रखा तो हमारे पास फिर एक ही आखिरी ऑप्शन मौजूद है, वो है गवर्नर रूल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। नबील कबूलान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला तो अब बन चुके हैं, लेकिन अब सवाल तो ज़हन में उठता है कि नून लीग की उन तमाम लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का क्या करें जिसमें आपने उन्हें दहशत गर्दों का सहूलतकार भी करार दिया, करप्शन के भी इल्ज़ामात लगाए और फिर ये भी कहा कि वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। देखिए, डेफिनेटली हमारा एक स्टांस था बहरहाल, क्योंकि केपीके के अंदर पीटीआई की मेजॉरिटी है और उन्होंने जो है अपना नुमाइंदा इलेक्ट करा लिया, तो ये आपको ये भी बताता है कि हमारा जो भी स्टांस था या मौक़िफ़ था वो ज़रूर था, लेकिन जमहूरियत केपीके के अंदर है। और ये जो दावे किए जा रहे थे कि पता नहीं हम कौन से हटकंडे इस्तेमाल करके और किस तरीके से क्या कर देंगे, तो वो सारे गलत साबित हुए। और जमहूरियत जो है वहाँ अब तो इनको अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि पहले जो मौक़िफ़ पीटीआई ने रखा था उसके बरक्स था। हमारा एक स्टांस था, वो है, हम समझते हैं कि ये सिलेक्शन जो है इसलिए की गई है कि मज़ीद जो सियासी माहौल है उसके अंदर तलखियाँ बढ़ाई जाएं और खान साहब को जो है वो रिहाई, एक ही एजेंडा है इस चीज़ का। तो तज़किरा जो सुहेल आफरीदी साहब है वो खुद कर चुके हैं। उनकी पहली तकरीर जो थी वो इसी मकसद के लिए थी कि मैं जान भी दे दूंगा केपीके की आवाम और सर्विस डिलीवरी पे, तो उन्होंने कोई बात नहीं की। और अगले दिन भी वो डयाला की तरफ रुख किया। आज भी अगर एक अहम तरीन मीटिंग थी तो उसका वो हिस्सा नहीं बने। तो जो हमारे खदशात थे वो तो सुहेल आफरीदी साहब अब अपने इक़दामात से उनको सच साबित कर रहे हैं कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है केपीके की आवाम के लिए, वो सिर्फ माहौल को मज़ीद ख़राब करने आए हैं। अच्छा राना साहब, इस पूरे मामले के अंदर शिकस्त की बुराई तो सिर्फ आप लोगों के हिस्से में आई है, क्योंकि बिलावल साहब ने तो कुंडी साहब को हल्फ उठाने का भी कह दिया, जहाज़ भी मुहैया कर दिया और वावा भी समेट ली, लेकिन आप लोगों के ऊपर सारी तनकीद आ गई कि वफाक चाहता नहीं है कि वहाँ पर ये आईनी अमल पूरा हो और रोड़े अटकाता रहा। ये देखिए, हमने कोई रोड़े नहीं अटकाए और कुंडी साहब को कोई हमने ना कोई हिदायत दी थी ना कोई डिक्टेशन दी थी। कुंडी साहब के अपना मौक़िफ़ था, वो उस मौक़िफ़ को बयान करते रहे। हमने कोई प्रैक्टिकली तौर पे कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया था कि जिससे आईनी जो मामलात हैं उनमें रुकावट पैदा की जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। और मौलाना फजल और उनकी जमात पहले इस मामले पर खासे खामोश और अलग थलग रहे, लेकिन कल काफ़ी भड़के हुए नजर आए, जैसे कोई उनसे वादा किया गया हो और वफा ना हुआ हो। आज अदालत भी पहुंच गए हुकूमत के खिलाफ। आपको नहीं लगता दोबारा से सफारा होने की कोशिश कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उनका अपनी जमात है, उनका अपना मौक़िफ़ है। जो देखें, गवर्नर साहब के पास एक आईनी ओहदा है, उन्होंने हल्फ लेने का फैसला कर लिया। ये अलग बात है कि ऑपोजिशन का स्टांस यही है कि अभी जब प्रॉपरली इस्तीफा नहीं कबूल हुआ तो फिर हल्फ की कहाँ से बात आती है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी कुंडी साहब का पहले एक अलहदा मौक़िफ़ था, अब अलहदा मौक़िफ़ है। बहरहाल अगर कुंडी साहब ने हल्फ ले लिया तो मेरे ख्याल से अब ये मामला तो फिर इख्तिताम पज़ीर। तो राना साहब, कल जब नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडयाला गए और बानी से मुलाकात के लिए, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बात कही जो बड़ी वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर, कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें मुबारकबाद दी और जब मुलाकात का उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। तो आखिर किसकी इजाज़त वज़ीर आज़म को दरकार थी? मेरे ख्याल से जो पीटीआई का तर्ज सियासत है जिसमें झूठ और प्रोपेगेंडा अव्वल दर्जे पे आता है,
तो ये उनका बयान मैं तो इसकी तरदीद करूंगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात की होगी जिस तरीके से पीटीआई ने अपने प्रोपोगंडे को मजीद जो है बढ़ाने के लिए ऐसी बात की। तो ये उनका मौक़िफ़ है, मैं नहीं समझता ये दुरुस्त मौक़िफ़ है। तो राना साहब, एक और बड़ा अहम मामला वो है अफगान अबूरी हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात, जो कि फ़िलहाल तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन बानी ये चाहते हैं कि अगर उन्हें पेरोल पर रिहाई मिल जाए तो वो इस मामले को हल करा सकते हैं। वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, खान साहब जो है वो हमेशा तालिबान फ्रेंडली रहे हैं, उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इंटरनेशनली भी। और उनके दौर में जो है वो मुज़ाकरात शुरू हुए जब हज़ारों की तादाद में इन दहशतगर्दों ने पनाह हासिल की और इन्होंने अपनी जड़ें और मजबूत की पाकिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो खान साहब अभी 14 साल की सज़ा काट रहे हैं करप्शन के ऊपर, वो अभी उस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें। जो दहशतगर्दी का मामला है, हम अफ़गान हुकूमत के साथ पहले दिन से बातचीत का अमल जारी है, डिप्लोमेटिकली हम उनसे राब्ते में हैं और हम उनको ना सिर्फ शवाहिद पेश करते रहे कि उनकी सरजमीन जो है पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात के लिए इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी की प्लानिंग हो रही है। अपनी दफ़ा के लिए जो है वहाँ अटैक करें जहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो खान साहब का मौक़िफ़ है, ये बिल्कुल हवाई फायर है, ना इसमें कोई दम है, ना कोई ज़ोर है। उनको चाहिए कि अगर कोई मशवरा वो देना चाहते हैं तो वो ये ज़रूर मशवरा दें कि जिस तरह पंजाब में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स 19 शहरों में जारी हैं, जिससे ना सिर्फ दहशतगर्दी रोकी जाती है पंजाब में, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है। उनको भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने पंजाब को मिलते हैं 18वीं तरमीम के तहत आबादी के लिहाज से। उनको चाहिए कि वो केपीके में भी जो है, अब तक तो काफ़ी शहरों में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थी। सीटीडी को ताकतवर होना चाहिए था, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, और इनको लॉ एंड ऑर्डर को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से 12 साल बाद भी एक धैले का काम नहीं है। कोई ना आपको सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं केपीके में, और वैसे जो है वो बयानबाजी अरूज पे है कि जी पता नहीं वो क्या हल करा देंगे, जबकि आज तक उन्होंने कोई ढिले का काम वहाँ केपीके में नहीं किया। और जब वज़ीर आला केपी इस बात का बरमला ऐलान भी करते हैं कि वो तो ऑपरेशन नहीं होने देंगे और इस तरह की बातें सुनने में भी आ रही हैं, तो फिर आपको नहीं लगता वफाक और केपी में तो कोई ख़ास वर्किंग रिलेशन भी नहीं बना, और दूसरा इश्यूज़ भी आपको होंगे, तो कैसे डील करेंगे उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो सूबाई हुकूमतियाँ, उनका रोल क्या होता है। सूबाई हुकूमतों का रोल लॉ एंड ऑर्डर होता है, पुलिस उनके पास होती है, सीटीडी उनके पास होती है। सूबाई हुकूमतों का काम हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर एंड सैनिटेशन है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो इन चीज़ों पे तो वफाक हमेशा ताउन करता है केपीके के साथ। जो काम केपीके का नहीं है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, बॉर्डर्स का दिफा उनका काम नहीं है। ये ज़रूर काम है कि जो रियासती पॉलिसी होती है उसके साथ अगर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से होती है तो उसके साथ ताउन करना होता है। पुलिस डिपार्टमेंट ने और बाकियों ने, तो वो ताउन इंशाल्लाह होता रहेगा। और ये जिस तरह की कोशिश है कि सियासी तौर पे इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए या वो बयानिया लिया जाए जो रियासत को के बयानिए को कमज़ोर करे, तो ये तो हम समझते हैं कि पीटीआई का पहले दिन से यही तरजीह रही है कि कोई बेहतरी हो रही है तो उसको मायूसी में तब्दील करें। कोई अच्छे इक़दामात हो रहे हैं जो मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन, माशी सिचुएशन को बेहतर करे, तो वहाँ ऐसा बयानिया देना जो मज़ीद कन्फ्यूजन फैलाए, तो इसको जो है वो हम बिल्कुल बखूबी डील कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल अगर दहशतगर्दी है तो ऑपरेशन भी होंगे अगर उसकी ज़रूरत पड़ी, और मुशावरत भी होगी केपीके के साथ, और इंशाल्लाह जहाँ सियासी बयानबाजी है वहाँ इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली रियासत के बयानिए ही लीड लेगा और वहीं उसके तहत ही मामला आगे चलेंगे। एक मजहबी जमात को पंजाब हुकूमत की तरफ से अब कालअदम करार देने की सिफारिश की गई है, तो यानी कि अब ये अंडरस्टैंडिंग वफाक और सूबाई सतह पर हो चुकी है कि किसी भी जत्थे की या फिर जो इस तरह की एहतजाजन एक्टिविटीज़ में लेगा या कभी भी उठ खड़ा होगा, ना तो उसकी सपोर्ट होगी ना तो परवरिश होगी और उसे सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, बिल्कुल इसका तज़किरा जो है वो कल
जब मजहबी अमूर के वजीर, इंटीरियर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बखूबी बयान किया कि ये स्पेसिफिकली एविडेंस बेस्ड मामला आगे जाएंगे। जिन लोगों ने इंतशार फैलाया, जिन लोगों ने गोलियां बरसाई हैं पुलिस के ऊपर, जिन लोगों ने अगवा किया पुलिस को, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ किया है, जलाओ घिराव किया है, गाड़ियों का को नुकसान और दीगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ एक भरपूर जो है वो ऑपरेशन जारी है। उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, अदालतों में उनको जो है वो केस बनाए जाएंगे उनके ऊपर। और बिल्कुल ये जो बैन की दरखास्त पंजाब से वसूल हुई है, इसको पंजाब भी अपने एंड पे देखेगा और इसके ऊपर फाइनल ऐलान फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री या वफाकी हुकूमत इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जरिए करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं हुकूमत और केपी के अंदर कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो पाएगा या फिर ये मज़ाहमती और एहतजाजी सियासत ही हमें देखने को मिलेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।